हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फाइनली क्लास 11th के इंग्लिश बुक हॉर्नबिल उसका 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट डिमांडेड डिस्कवरिंग थर्ड द सैगा कंटिन्यूस, है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। वो सिर्फ एक टीनेजर था जब उसकी मौत हुई। वो एक पावरफुल, एक शक्तिशाली घराने का आखिरी वारिस था जिसने इजिप्ट एम्पायर पर सदियों तक राज किया था। उसे सोने से लाद कर दफना किया गया और इवेंचुअली उसे भुला दिया गया। 1922 में उसके टॉम्ब यानी कि मकबरे की खोज के बाद से मॉडर्न वर्ल्ड ये अंदाज़ा लगा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिसमें मर्डर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब 80 सालों में पहली बार अपने टॉम्ब यानी कि मकबरे को छोड़ने से पहले टर्ट का सिटी स्कैन किया गया, जिससे उसके लाइफ एंड डेथ यानी कि जीवन और मृत्यु के बारे में नए नए क्लूज मिले। और इसमें बॉयश फेरो यानी कि राजा, है ना, ये वर्ड बार बार आएगा। तो फेरो यानी कि राजा, उसकी फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी कि वैज्ञानिक पड़ताल के लिए बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड की है। एक भयानक आंधी ने बड़े बड़े धूल के ढेर खड़े कर दिए जब राजा टर्ट को एंशियंट इजिप्टियन सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान, जिसे वैली ऑफ किंग कहा जाता था, उसमें से उसके आराम करने की जगह से निकाला जा रहा था। अब उसको वहाँ से निकाला जा रहा था। बड़े बड़े काले बादल पूरा दिन भर डेजर्ट स्काई पर छाए हुए थे और अब तारों पर कैस्केट ग्रे कलर यानी कि सुरमई रंग का एक पर्दा डाले हुए थे। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे का टाइम था। वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध फेमस ममी को सिर की तरफ से सिटी स्कैनर के अंदर सरकाया गया। इस स्कैनर को 3300 साल पहले मरे हुए एक यंग रूलर के बारे में जानकारी लेने के लिए लाया गया था, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। पूरी दोपहर दुनिया भर से आए टूरिस्ट के सामान्य जो एक कहते हैं ना लाइन, चट्टान काटकर बनाए गए टॉम में, जो कि धरती से 26 फीट नीचे था, अपनी टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वो लाइन खड़ी रही। वो कब्र के दीवारों पर बने म्यूरल्स यानी कि वॉलपेपर्स, जिसे पिक्चर्स कहते हैं ना, उसको देख रहे थे। वो झुककर टर्ट के गिल्डेड फेस यानी कि सोने से जड़े हुए चेहरे को देख रहे थे, जो उसके बाहरी ताबूत जो कॉफिन था, उस ममी के शेप वाले ढक्कन के सबसे बड़े एक अच्छी विशेषता थी। कुछ विजिटर्स फुसफुसाते हुए गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, शायद टर्ट की 18 और 19 सालों में अनटाइमली डेथ यानी कि मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, और फेरोज कर्सर यानी कि अभिशाप, एक शाप के बारे में सोचकर वो कांपते हुए, जो उसकी शांति भंग करेगा। वो जो शाप था वो क्या था कि जो भी इसकी शांति भंग करेगा वो मृत्यु या दुर्भाग्य को प्राप्त होगा। क्या वो सच में हकीकत था? तो बाकी सारे विजिटर्स जो शांत थे वो ये सोच रहे थे। जाही हवास, जो कि इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिविस्ट का एक सेक्रेटरी जनरल था, उसने कहा ममी बहुत बुरी कंडीशन में है। जो कुछ कार्टर ने कहा 1922 में उसके साथ किया, उसके कारण जब उसने उसकी बॉडी पर पहली बार एक लंबे टाइम तक नज़र डाली, हावर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था,
उसने सालों के निष्फल मेहनत के बाद 1922 में टट का टॉम यानी कि टट का मकबरा खोज निकाला। इसके अंदर की चीज़ काफ़ी समय पहले उनके जल्दबाजी में छानबीन की गई थी। सरप्राइजिंगली वो बहुत कंप्लीट थी। ये अब तक का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन माना जाता है, सबसे बड़ा खजाना, और फेरोज लेजेंड का हिस्सा बन गया है। खोज के टाइम सोने की हैरान करने वाली आर्टिफैक्ट्स के इन गोल्ड, जिसे कहता है सोने से बनी हुई, वो सनसनी फैला दी, और उनके एटर्नल ब्रिलियंस का अर्थ है यानी कि गारंटी री-रेस्टोरेशन, पुनर्जीवित की गारंटी है। ये चीज़ अब भी सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन टट को एवरीडे थिंग्स यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ों में दिए जाने वाली वो चीज़ें थी उसके साथ दफन किया था, जिसके उसे मृत्यु के बाद ज़रूरत पड़ सकती थी, जैसे बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें टट के साथ दफनाई गई थी जो उसे बहुत पसंद थी। महीनों तक फेरो यानी कि किंग के साथ दफन किए गए खजाने को ध्यानपूर्वक रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर ने कवच में रखे उसके 3 कॉफिन्स यानी कि ताबूत की जांच शुरू कर दी। जब उसने पहला कॉफिन ताबूत खोला तो उसमें एक श्राउड यानी कि एक कफन मिला, जिसे विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर से सजाया गया था। इसे ये पता चलता है कि उसे मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। जब वो यानी कि कार्टर मम्मी तक पहुंचा तो वो मुसीबत में पड़ गया। वो चिकने पदार्थ यानी कि रेजिन्स ने एक काम में यूज़ किया गया था, वो अब हार्ड हो गया था, जिसे मम्मी के साथ चिपकाया गया था रेजिन्स, वो अब हार्ड हो गया था। उन्होंने टट को उसके सॉलिड गोल्ड से बने कॉफिन यानी कि ताबूत के बॉटम से चिपका दिया था, सोने से चिपका दिया था। बाद में कार्टर ने लिखा कि कोई भी लेजिटिमेट फोर्स, कोई भी उचित शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती थी, जब हम और क्या कर सकते। इजिप्ट के इस दूर साउथर्न पार्ट में सूरज एक हथौड़े के जैसे काम कर सकता है, और कार्टर ने चिपकाने वाले वो पदार्थ जो रेजिन्स था उसको पिघलाने के लिए इसके लिए उसे उपयोग किया। किसे? सूरज की गर्मी को। कई घंटों तक उसने मम्मी को तेज धूप में रखकर छोड़ दिया, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, अरे बाप रे, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट वाले भाव से लिखा कि राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए पहले वो चिपकाने वाले पदार्थ यानी कि रेजिन्स को, जो उसके बाजुओं, उसके टांगों, उसके धड़ के नीचे वो जमा पड़ा था, वो चीसल्ड यानी कि उसे छेनी से काट कर अलग करना पड़ा था। इसके पहले कि राजा के अवशेषों को ऊपर उठाना पॉसिबल हो पाता। अपने बचाव में हकीकत में कार्टर के पास दूसरा चारा नहीं था। अगर वो मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो चोरों ने गार्ड्स को मूर्ख बनाकर मम्मी को तोड़ फोड़ कर देना था और वो सोना लेकर चले जाते, जो चोर थे वो। टट के समय राजवंश के लोग फैब्युलसली वेल्दी यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, अमीर होते थे, और वो ये सोचते थे या आशा करते थे कि वो अपनी वेल्थ यानी कि धन को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। ऐसे महान जर्नी के लिए खुले दिल से टट को जो चीज़ें उपहार स्वरूप दी गई थी,
एज ए गिफ्ट दी गई थी वो क्या थी? चलिए लिस्ट पढ़ते हैं। प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, seats for his finger, and the new iconic inner coffin, and mask and toes. ये सारी चीज़ें all of pure gold, ये सारी चीज़ें शुद्ध प्योर गोल्ड से बनी हुई थी। तट को इन सभी राज सजावटी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों को मम्मी का सिर अलग करना पड़ा और लगभग सभी मेजर जॉइंट्स काटने पड़े। एक बार उन्होंने काम खत्म कर लिया तो उन्होंने सभी पार्ट्स को लकड़ी के बक्से में रखकर दोबारा जोड़ा और इसे एक रेत के लेयर पर रख दिया। डैमेज को ढकने के लिए उन्होंने पैडिंग यानी कि गद्दियों का उपयोग किया। ये वही बिस्तर है जहां अब तक वो आराम कर रहा है। बीच के डेकेड्स यानी कि दशकों में आर्कियोलॉजी की टेक्निक्स में बहुत बदलाव आया है। खजाने की तरफ कम ध्यान दिया जाता है और फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ और मृत्यु की जो एक जटिल एक रहस्य की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मम्मी की तरफ ज़्यादा ध्यान, खजाने के ऊपर ध्यान कम दिया जाता है। लाइफ के जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें अब सॉफिस्टिकेटेड टूल्स, बहुत ही बढ़िया औजारों का उपयोग किया जाता है जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल से भी ज़्यादा टाइम के बाद एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। चिपकाने वाले पदार्थ रेजिन्स जो कि उसकी चेस्ट यानी कि छाती पर जमकर हार्ड यानी कि सख्त हो गया था, उसके नीचे यानी कि छाती के नीचे की हड्डी और सामने वाली पसलियाँ यानी कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स वो गायब थी। आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिटी स्कैन के द्वारा किया जा सकता है जिसमें सैकड़ों एक्सरे फिल्मों का एक ग्रुप ब्रेड के टुकड़ों की तरह साथ साथ रखकर वास्तविक शरीर का एक 3D यानी कि वर्चुअल बॉडी तैयार किया जाता है। एक्सरे से ज़्यादा सिटी स्कैन का वो उत्तर दे सकेगा। और क्या ये उन दो सबसे बड़े क्वेश्चन का जवाब दे सकेगा जो अभी तक नहीं पता है, जैसे कि वो कैसे मरा, यानी कि टट वो जो राजा था वो कैसे मरा और मरने के टाइम उसकी उम्र कितनी थी। राजा टट की मृत्यु शाही मानदंड यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड से भी एक बड़ी घटना थी। वो अपने परिवार का आखिरी वारिस था और उसके मृत्यु का अर्थ था एक पूरे वंश का अंत हो जाना। लेकिन वो कैसे मरा और इसके क्या परिणाम हुए ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। एमेनहॉटेप क्लियर नहीं हुआ था। एमेनहॉटेप 3 टट का फादर या ग्रैंडफादर एक बहुत ही पावरफुल फेरो यानी कि किंग था। 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज जिसमें 18 राजवंश के सुनहरे युग में लगभग 4 दशकों तक 4 डेकेड्स तक उसने राज किया। उसके बाद उसके पुत्र एमेनहॉटेप 4 ने शासन किया और आज के सबसे बड़े स्ट्रेंजेस्ट पीरियड विचित्र समय की शुरुआत की। एक नए फेरो ने सूर्यदेव एटिन की पूजा शुरू करवा दी और अपना नाम आखेन रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का सेवक। और अपने रिलीजियस कैपिटल धार्मिक जो राजधानी थिब्बस जो थी उसके शहर से बदलकर एक नए शहर आखेनटेन को ले लिया गया।
जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। उसने अमून, जो कि मुख्य देवता था, एक मेन गॉड था, उस पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़कर और उसके मंदिर बंद करवाकर देश को एक बड़ा झटका दे दिया। वो ज़रूर ही बहुत भयानक टाइम रहा होगा। रे जॉनसन ने कहा था कि जो भी, ये रे जॉनसन कौन था? जो प्राचीन नगर थिब्बस के साइट पर लक्शर में स्थित जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर का वो डायरेक्टर था। वो परिवार जिसने सदियों तक यहाँ पर राज किया था, उसका अंत आ रहा था और तब आखेंटन थोड़ा सनकी हो गया था। आखेंटन की मृत्यु के बाद सेमन खकारे नाम के एक मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय शासक, मिस्टीरियस रूलर थोड़ी देर के लिए आया और अपने पीछे उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम उम्र के टूटन खातेन ने सिंहासन यानी कि अपनी राजगद्दी संभाली, जिसे आज किंग टट यानी कि राजा टट के नाम से दूर दूर तक जाना जाता है। द बॉय किंग यानी कि एक बालक राजा ने जल्द ही अपना नाम बदलकर टूटन या टटन खामून रख लिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ गॉड आमून, अमन का एक बहुत ही जीता जागता स्वरूप। और उसने दोबारा से पुराने कानून और जिसने जीवन लाइफ के जीने के ढंग को लागू कर दिया। उसने लगभग 9 साल तक राज किया और अचानक से उसकी मौत हो गई। टट की फेम यानी कि प्रसिद्धि और उसके भाग्य के बारे में अटकल की तरफ ध्यान दिए बिना टट के मम्मी इजिप्ट के कई सारे ममीज़ में से एक है। कितनी ममीज़ है पता है? कोई नहीं जानता। इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, जिसने 2003 के एंड में गिनती शुरू की थी, अब तक 600 ममीज़ की गिनती कर चुका है और गिनती अभी भी जारी है। नेक्स्ट फेज इन ममीज़ को एक सन सिटी, एक सिटी स्कैन मशीन के द्वारा स्कैन करने का है। ये मशीन नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी, नाम तो सुना ही है हमने, कि ये मशीन नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी और इसके मैन्युफैक्चरर ने दान में दी है। राजा टट के मम्मी पहली ममीज़ में से एक है जिनकी सिटी स्कैनिंग की गई है। मौत के बाद उसी तरह जैसे कि एक जिंदा व्यक्ति की स्कैनिंग की जाती है, और इस तरह वो सभी ढंग से अपने कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से आगे चल रहा था। एक सिटी स्कैन मशीन ने मम्मी के सिर से पांव तक स्कैनिंग की और एक्सरे के क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल इमेजेस बनाए। टट के सिर की स्कैनिंग 0.62 मिलीमीटर टुकड़ों में की गई ताकि उसके इंटरसेट जिसे कहते हैं इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को रजिस्टर यानी कि दर्ज किया जा सके, और इसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट एक रिजल्टिंग इमेज तैयार किया गया। इसी प्रकार टट के पूरे शरीर को दर्ज किया गया और रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट की एक टीम ने उन सीक्रेट्स की जांच शुरू कर दी जिसकी रक्षा अब तक विंग्ड गॉडेसेस ऑफ गिल्डेड बरियल श्राइन यानी कि एक सुनहरे मकबरे की पंखों वाली गॉडेस, एक देवियाँ अभी तक कर रही थी। स्कैनिंग की रात वर्कमैन यानी कि मजदूरों ने टट को उसके टॉम्ब यानी कि मकबरे में से एक बक्से में उठाया। अर्थी उठाने वालों की तरह वो पहले एक ढलान पर और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर आए जहाँ रेत का भंवर उड़ रहा था। फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चढ़कर उस ट्रेलर पर आए जहाँ स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट बाद दो आदमी बाहर आए
और तेज़ी से भागकर नज़दीक की ऑफिस में गए और प्लास्टिक के सफ़ेद फैन, पंखों के एक पैर, 2 फैन लेकर आए। $10 लाख की कीमत वाले स्कैनर ने जो काम करना था वो बंद कर दिया। मशीन खराब हो गई क्योंकि कूलर के पंखों में रेत फंस गई थी। एक गार्ड ने घबराहट में मजाक करते हुए कहा कि ये फेरो का अभिशाप है, ये राजा का शाप है। इवेंचुअली बदले हुए पंखों ने ठीक तरह से काम किया और प्रोसीजर, जो प्रक्रिया थी, वो पूरी हुई। ये चेक करने के बाद कि कोई डेटा खराब नहीं हुआ है, टेक्नीशियंस ने टट को वापस मजदूरों को दे दिया और उन्होंने दोबारा उसे उसके टॉम्ब यानी कि मकबरों में रख दिया। 3 घंटे से भी कम समय के बाद जब फेरो यानी कि राजा को उसके कॉफिन यानी कि ताबूत से निकाला गया था, वो उस जगह दोबारा रेस्टेड इन पीस, शांति से आराम कर रहा था, जहां अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने बहुत समय पहले उसे रखा था। पीछे ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टट की एस्टोनाइशिंग, जिसे कहते हैं ना, एक अचंभाजनक तस्वीरें, इमेजेस ली। पिक्सेल्स के बिखरने से एक ग्रे कलर के सिर ने शेप लिया और टेक्नीशियन ने इसे हर एक डायरेक्शन में, हर एक दिशा में घुमाया और टेढ़ा किया। नेक वर्टेब्रे यानी कि गर्दन के मनके इस तरह क्लियर नज़र आए जैसे किसी एनाटॉमी की क्लास में दिखाई जाते हैं। दूसरी तस्वीरों में एक हाथ, पसलियों के कई सारी तस्वीरें और स्कल यानी कि खोपड़ी का एक चित्र, एक इमेज दिखाई दिया। लेकिन अब तक तनाव खत्म हो चुका था। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाही हवास मुस्कुराया। क्लियर था कि उसे वो सेटिस्फाइड था कि कोई भी गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। उसने कहा, मैं पिछली रात 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया। आई वॉज सो वरिड, मैं बहुत चिंतित था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँ और सो जाऊँ। जब हमने ट्रेलर छोड़ा और मेटल स्टेयर्स यानी कि धातु की सीढ़ियों से नीचे सैंडी ग्राउंड यानी कि रेतीली ज़मीन पर आए तो हवा रुक चुकी थी। उन मरे हुए लोगों की घाटी यानी कि द वैली ऑफ डिपार्टेड में सर्दियों की हवा ठंडी और शांत थी, मौत की तरह, बिल्कुल मौत की तरह, बिल्कुल शांत। तट के टॉम्ब यानी कि मकबरे के एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर ओरियन तारामंडल वो था जिसे एंशियंट इजिप्टियन के लोग सोल ऑफ ऑसिरिस की आत्मा कहते हैं। वो ऑसिरिस जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है, जो अगले जीवन का देवता है, जो बॉय किंग यानी कि बालक राजा पर पहरा दे रहा था, है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।